हेलो फ्रेंड्स, तो एनिमल किंगडम जो है हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। सारे फाइलम्स हमने पढ़ लिए, सबके फीचर्स देखे। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसके सॉल्यूशन। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो क्या है? ओके, सो व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस in classification of animal if you don't use the fundamental features। ठीक है, तो क्या है? What are the difficulties that you would face in classification of animals if you don't use the fundamental features। okay? तो हमें पूछ रहे हैं कि भाई जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल किंगडम का, तो वो कौन सी डिफिकल्टीज हैं जो आप फेस करेंगे यदि आप फंडामेंटल फीचर्स को ध्यान में ना रखें। ठीक है, तो फंडामेंटल फीचर्स हमारे कौन कौन से थे? फंडामेंटल फीचर्स हमारे थे जो सेगमेंटेशन है, सिमेट्री है, बॉडी प्लान है। ठीक है, और बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो थे हमारे सारे फंडामेंटल फीचर्स थे। तो हमें पूछा गया है कि भाई यदि ये फंडामेंटल फीचर्स आप ध्यान में ना रखें तो आपको क्या डिफिकल्टीज आएगी क्लासिफिकेशन में। हम क्यों इन फंडामेंटल फीचर्स को ध्यान में रखते हैं? ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल फीचर्स होते हैं, ये फीचर्स वो होते हैं जो कि सिंस एम्ब्रियोनिक लाइफ टू एडल्ट लाइफ कहीं ना कहीं जो है मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो वो सभी होते हैं फंडामेंटल फीचर्स। ठीक है, लाइक बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी थ्रू आउट द लाइफ रहेगी यदि प्रेजेंट है तो। ठीक है, सिमेट्री जो है, सिमेट्री एम्ब्रियो में रह सकती है और साथ ही एडल्ट लाइफ में भी रहती है। ठीक है, तो ये फीचर्स जो फंडामेंटल फीचर होते हैं, बेसिक फीचर्स होते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेकर एडल्ट लाइफ के बीच में प्रेजेंट कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। ठीक है, अब यदि इन फीचर्स को हम ध्यान में ना रखें, ठीक है, और मान लें कि सिर्फ एडल्ट जो एनिमल्स हैं उन्हें ही हम देखकर और क्लासिफिकेशन करें, तो हमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बैट्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, तीनों में ही क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन दे आर फार मोर डिफरेंट। उनको अलग अलग फाइलम्स में रखा गया है। ठीक है, जो इंसेक्ट्स हैं दो आर्थ्रोपोडा में है। ठीक है, बैट्स जो है वो मैमल्स हैं, बर्ड्स जो है वो एवियंस है। ठीक है, लेकिन उन सभी में विंग्स पाए जाते हैं। दे आर ऑल फ्लाइंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो यदि हम उनके इन फीचर्स पे उन्हें क्लासिफाई कर दें तो वो एक ही ग्रुप में आएंगे, लेकिन दे आर फार मोर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर, इन देयर ओरिजिन, इन देयर एम्ब्रियोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो है वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है कि भाई उनके सभी जो अंग हैं, वो उनके जो अंग है, ये जो विंग्स हैं वो सिमिलर, दे आर एनालोगस, वो एक ही टाइप का काम करते हैं, उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, लेकिन वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन है दे आर डिफरेंट इन ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इंसेक्ट्स जो हैं उनमें क्या होता है? उनमें जो उनके विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सोस्केलेटन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो बर्ड्स होती हैं उनमें क्या होता है? जो विंग्स होते हैं, फोर लिम्स कन्वर्टेड इनटू द विंग्स। ठीक है, और जो बैट्स होती हैं, बैट्स में क्या होता है? स्किन के फोल्ड्स होते हैं बिटवीन द डिजिट्स, वो उनके विंग्स फॉर्म करते हैं और उन्हें
उड़ने में मदद करते हैं। इस प्रकार इस कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि इन तीनों का ओरिजिन एकदम डिफरेंट है, लेकिन उनके फंक्शन सेम है। लेकिन चूंकि उनके फंक्शन सेम है, हम उन्हें एक क्लास में जो है क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि काफी दूसरी चीजें जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक फीचर कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये हमें कंफ्यूज कर सकता है यदि हम फंडामेंटल फीचर्स को ध्यान में ना रखें। दूसरा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो होते हैं, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स होते हैं ये, जो कि रिड्यूस्ड हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस में जो टेल होती है वो जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, नहीं जो है एब्सेंट होती है, ये बहुत रूडिमेंट्री टेल प्रेजेंट रहती है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम वेस्टिजियल ऑर्गन को देखें तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो टेल मौजूद होती है उसे हम क्या कर सकते हैं? नज़रअंदाज कर सकते हैं। और ह्यूमन में हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो जो हम कहते हैं कि भाई हमारे सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं, सारे जो कॉर्डेट्स हैं, हेड, नेक, ट्रंक और टेल इस प्रकार डिवाइड्स होते हैं। लेकिन ह्यूमन में तो टेल नहीं होती, तो हम उन्हें कह सकते कि भाई ये कॉर्डेट नहीं है या ये वर्टिब्रेट नहीं है। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो भी हमें कंफ्यूज कर सकता है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, साथ ही एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब ये एडेप्टिव रेडिएशन क्या है? ठीक है, तो ये एक एडेप्टिव रेडिएशन जो है, जो एडेप्टेशन के कारण जो है जो फीचर्स आ गए हैं एनिमल्स में, वो फीचर्स भी जो है हमें क्लासिफिकेशन में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री फीचर्स, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, वेस्टिजियल ऑर्गन और एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो ये सभी जो फीचर्स हैं दे कैन कंफ्यूज अस इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स if we don't consider the fundamental features like the body symmetry, like the body plan, like the organ, like the level of organization. ठीक है, so these are the fundamental features which we have to take in account if we are doing the classification of animals. Otherwise other features like this can confuse us. Okay, so this is the exercise number 1 जो कि हम solve कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2, वो क्या है? ओके, सो इफ यू आर गिवन a specimen, then what are the steps that you would follow to classify it? ठीक है, ठीक है, यदि आपको एक स्पेसिमेन दिया जाए तो उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए आप कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसमें जो है किसी को भी क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फंडामेंटल फीचर्स है उसके वो सभी देखेंगे। ठीक है, तो वो फंडामेंटल फीचर्स जो है वो क्या होते हैं? बॉडी प्लान, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, सीलोम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बॉडी वॉल। ठीक है, और क्या देखेंगे? सिस्टम्स। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक फीचर्स जो कि हम देखेंगे टू क्लासिफाई एनी
स्पेसिमेन। ठीक है, तो कुछ भी जो है यदि स्पेसिमेन एनिमल दिया गया है तो उसके क्लासिफिकेशन करने के लिए जो भी साइंटिस्ट है, जब यदि कोई नया एनिमल भी मिलता है तो वो ये सारे फीचर्स जो है देखते हैं टू क्लासीफाई दैट एनिमल कि ये कौन से किंगडम को बिलोंग करेगा, ये कौन से फाइलम को बिलोंग करेगा। ठीक है, देन फाइलम में भी ये कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए किसी भी स्पेसिमेन को हमें सारे फंडामेंटल फीचर्स जो है वो देखने पड़ते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। Okay, now the exercise number 3. The exercise number 3 says how useful is the study of nature of coelom and body cavity and nature of coelom in classification। ठीक है, तो एनिमल क्लासिफिकेशन में जो नेचर ऑफ सीलोम और बॉडी कैविटी है उसकी स्टडी कैसे हमें हेल्पफुल है। ठीक है, तो यूज़फुल है या हेल्पफुल है, क्यों वो हमें हेल्पफुल है, तो इसका आंसर क्या है कि जब जो सीलोम या बॉडी कैविटी का जब हम स्टडी करते हैं, नेचर ऑफ सीलोम और नेचर ऑफ बॉडी कैविटी, तो वो हमें हेल्प करती है टू क्लासीफाई एनिमल इन अ पर्टिकुलर डिवीजन। ठीक है, कैसे, जैसे कि यदि सीलोम है, ठीक है, ट्रू सीलोम यदि है, दैट मीन्स कि जो सीलोम है या बॉडी कैविटी जो है वो मेसोथेलियम से कवर्ड है तो हम उसे सीलोमेट कहते हैं। ठीक है, यदि उससे लाइनिंग नहीं हो तो हम उसे क्या कहते हैं, फाल्स या स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, ठीक है, यदि सीलोम नहीं है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एसीलोमेट। ठीक है, उसके बाद जो डेवलपमेंट ऑफ सीलोम है वो कैसे हुआ है उस बेसिस पे हम उन्हें शीजियोसीलोमेट और क्या कहते हैं, एंटेरोसीलोमेट, शीजियोसीलोमेट एंड एंटेरोसीलोमेट। ठीक है, तो शीजियोसीलोमेट में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, और एंटेरोसीलोमेट में आर्क एंटेरॉन से जो सीलोम है वो फॉर्म होती है। तो ऑन द टाइप ऑफ डेवलपमेंट, कैसे डेवलप हो रही है सीलोम, उस बेसिस पे हम क्या करते हैं उन्हें शीजियोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब यदि हम बॉडी कैविटी और सीलोम के नेचर की स्टडी करेंगे तो हम उन्हें इन डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए जो स्टडी ऑफ नेचर ऑफ सीलोम एंड बॉडी कैविटी है वो हमें क्या करती है, टैक्सोनॉमिक डिवीजन में हेल्प करती है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन टैक्सोनॉमिक डिवीजन। ठीक है, तो दिस इज द एक्सरसाइज नंबर 3, हाउ यूजफुल इज द नेचर ऑफ स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी सीलोम एंड बॉडी कैविटी। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4, और एक्सरसाइज नंबर 4 क्या कहती है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन। ठीक है,
जैसे कि हम जब स्टार्टिंग से जब हम फाइलम पढ़ते हैं तो हम क्या देखते आते हैं कि भाई हम देखते हैं कि उसमें इंट्रासेल्यूलर जो है डाइजेशन होता है, फिर कुछ में इंट्रासेल्यूलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है, फिर जब जैसे जैसे हायर एनिमल्स में जाते जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ही मिलता है, दैट इज द डाइजेशन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। तो अब ये इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में क्या डिफरेंस है? तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन वो होता है जो कि सेल्स में होता है। अब जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा, उनमें भी, जैसे कि यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी, ठीक है, उनमें क्या होता है कि इंट्रासेल्यूलर जो है डाइजेशन होता है और सेल के अंदर ही जो फूड है उसका डाइजेशन होता है इनटू द फूड वैक्यूल। एक वैक्यूल फॉर्म हो जाती है फूड के आसपास और फिर एंजाइम रिएक्शन के द्वारा उस फूड का डाइजेशन हो जाता है और फिर डाइजेस्ट होके क्या होता है कि डाइजेशन होना मतलब कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं सिंपल एंड स्मॉल, जिसे कि यूटिलाइज किया जा सके, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, तो उसमें जो है ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर उसके जो है यूटिलाइज करके, उसे यूटिलाइज करके ऑक्सीडाइज करके और एनर्जी फॉर्म की जाती है, ठीक है। जबकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें डाइजेशन हो रहा है, डिफरेंट एंजाइम्स जो है फूड पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डाइजेशन हो रहा है और जो डाइजेस्ट होके जो फूड पार्टिकल्स बन रहे हैं, स्मॉलेस्ट सिंपलर फूड पार्टिकल्स, उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो दैट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। तो डिटेल में जो ये जो एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप पढ़ेंगे चैप्टर जो 14 है उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर भी डिफरेंसेस जो है वो नोट डाउन कराती हूँ कि क्या डिफरेंसेस है इंट्रा सेल्यूलर में और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इसमें जो डाइजेशन है दैट ऑकर इनटू द सेल, इन सेल इन अ फूड वैक्यूल, ठीक है, एक वैक्यूल फॉर्म हो जाती है और उसमें जो है फूड रहता है और डाइजेशन होता है एंड, ठीक है, देन डाइजेस्टेड फूड रिलीज्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आ जाता है सेल की, ठीक है। जबकि जहां पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, डाइजेशन ऑकर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, एंड डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड ठीक है इनटू द सेल, जो सेल है उसमें एब्जॉर्ब होके फूड चला जाता है, सारी सेल्स को, बॉडी सेल्स को पहुंचाया जाता है, जो डाइजेस्टेड फूड रहता है, न्यूट्रिशन रहता है और वो फिर उसे यूटिलाइज करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लेस इफिशिएंट होता है और इसमें रीजनल डिफरेंसेस नहीं होते। रीजनल डिफरेंसेस मतलब कि सेल के किस रीजन में, ठीक है, सेल के किस रीजन में क्या डाइजेशन होगा, ऐसा कुछ वेरिएशन नहीं होता है। जबकि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें ये वेरिएशन होता है और ये मोर इफिशिएंट होता है और रीजनल डिफरेंसेस आर देयर, ठीक है। रीजनल डिफरेंसेस मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो है जब हम ओरल कैविटी में जब हम फूड खाते हैं तो वहाँ से ही स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फूड नीचे जाता है तो क्या होता है, और नीचे जो प्रोटीन्स है उनका स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जो लास्ट में जो फैट रहती है उसका डाइजेशन होता है। तो इस प्रकार डिफरेंट रीजन में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर रीजनल डिफरेंसेस आर प्रेजेंट और ये मोर एफिशिएंट होता है, ठीक है। देन
ये जो होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन लोअर एनिमल में प्रेजेंट रहता है, तो इट इज प्रेजेंट इन लोअर एनिमल्स, जबकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर उन्हीं में होगा जिसमें कि प्रॉपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। तो ये जो होता है ये हायर एनिमल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंट्रासेल्यूलर एंड द एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक, ओके, सो नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें भी डिफरेंस है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई कुछ एनिमल्स में तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम कहते हैं। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं? ठीक है, तो ये यदि आपको याद हो कि मेटामॉर्फोसिस हमने पढ़ी थी इंसेक्ट्स में, और मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ इंसेक्ट्स जो रहते हैं उनमें 4 स्टेजेस रहती हैं। ठीक है, एग, लार्वा, निम्फ एंड एडल्ट, इस प्रकार। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में एक ही डिफरेंस है, वो ये कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, जो यंग वंस रहते हैं, जो न्यू बोर्न्स होते हैं, दे रिजेंबल इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी टू द पेरेंट्स। क्या होता है कि इसमें जो यंग वंस बोर्न होते हैं वो मॉर्फोलॉजी में, मतलब कि दिखने में या स्ट्रक्चर में, और फिजियोलॉजी में, दैट मीन्स बॉडीली फंक्शंस में दे रिजेंबल, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन में जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है वो दिखने में, मतलब कि उसमें हेड, लिम्स, ट्रंक, ठीक है, लेग्स, इस प्रकार सारे जो स्ट्रक्चर है, जो फीचर्स हैं, मॉर्फोलॉजी फीचर्स, दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, कि जो उनकी स्पीशीज है उनके ही जैसे उनकी स्ट्रक्चर होता है। साथ ही फिजियोलॉजिक फंक्शन कि उनमें काफ़ी जो सारे सिस्टम्स रहते हैं वो मौजूद रहते हैं, फंक्शनिंग प्रॉपर जो है फिजियोलॉजिक फंक्शन जो रहते हैं दे आर सिमिलर टू देयर एडल्ट। तो इस प्रकार डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो यंग वंस है दे रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स इन द मॉर्फोलॉजी एंड इन फिजियोलॉजी। बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो यंग वंस है दे डू नॉट रिजेंबल, ठीक है, इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, जैसे कि टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है, जो कि फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, ये जो है एक फिश जैसा दिखाई देता है, उसमें गिल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है फ्रॉग से कितना डिफरेंट है। आप देखिए कि वो पानी में रहता है, फ्रॉग जो है कंप्लीटली जो है लैंड में भी रह सकता है और एक्वेटिक भी रह सकता है, लेकिन जो टेडपोल लार्वा रहता है वो सिर्फ पानी में रह सकता है। फ्रॉग जो होता है उसमें पल्मोनरी और क्यूटेनियस ये दोनों रेस्पिरेशन भी हो सकते हैं और गिल्स से भी रेस्पिरेशन हो सकते हैं, लेकिन जो टेडपोल लार्वा रहता है वो सिर्फ गिल्स से रेस्पिरेशन करता है। इसका मतलब कि टेडपोल लार्वा जो है मॉर्फोलॉजी में तो डिफरेंट है ही, फिजियोलॉजी में भी डिफरेंट होता है, और इसलिए इस टेडपोल लार्वा से फ्रॉग का जो डेवलपमेंट है वो हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।